everyone, welcome to Gyandeep ICT Virtual Classes Dehradun and going to teach you chapter number 1 The Living World, जो कि चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जान रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 11th क्लास जो है आपका वो बहुत ही पहली सीढ़ी है आपकी हायर स्टडीज की, यानी कि बेस है आपका वो। तो जो पहला चैप्टर है वो उसमें आपका बहुत ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों को, वर्डिंग्स को, उनको लर्न करना होगा आपको। और इसका कोई दूसरा ट्रिक भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं आपको ये सब लर्न करवा सकूं। तो इसको आप 2, 3 बार, 4 बार क्लास को अटेंड करेंगे और 1 बार 2 बार उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ये वर्डिंग्स आपकी ज़बान पे याद हो जाएंगी। लेकिन चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको बायोलॉजी को समझना है तो आपको इन वर्डिंग्स को याद करना ही होगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तब तक के लिए चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और उसके बाद आगे का हम और देखते हैं कि क्या करा रही है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? जीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। ठीक, इसमें हमने आपको कल मैंने आपको बताया था कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है किसी भी जीव का या किसी भी वनस्पति का कोई साइंटिफिक नेम होता है तो उसमें क्या होता है, पहले उसका नाम होता है बच्चों, और उसके बाद उसकी पहले जीनस को डिनोट करते हैं, उसके बाद उसकी स्पीशीज को लिखा जाता है और उसके बाद उसके सर्वप्रथम जो खोज करता है उनका भी नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कल मैंने आपको करेले का उदाहरण दिया था या बिटर गार्ड का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मोमोर्डिका करेंशिया जो है उसके आगे लिन लगा देंगे, NLINN, जो क्या है, जिन्होंने क्या किया था, लिन का मतलब किससे है, कैरोलस लीनियस के लिन लीनियस को डिनोट करता है। और उससे ये हम समझ पाते हैं कि इस पौधे का विवरण उन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले क्या किया था, पब्लिश किया था, यानी कि सबसे पहले प्रकाशित किया था अपनी बुक में। उसके ये एक बार बायनोमियल क्लासिफिकेशन कहलाता है, ये एक द्विनाम पद्धति कहलाता है। उसके बाद हम लोगों को बच्चों ये समझना था कि त्रिपद नाम पद्धति किसे कहते हैं। देखिए, एक त्रिपद नाम पद्धति भी होती है। त्रिपद नाम पद्धति, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ ऐसा है जहाँ पे 3 नामों का यूज किया जा रहा है। तो कुछ जाति की जो छोटी इकाइयां होती हैं जैसे कि वैरायटी या सब स्पीशीज में उसको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो वैरायटी का नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार नाम जो है वो 3 शब्दों का हो जाता है। जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो इसे त्रिपद नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन होता है जब जीवों की विविधता को समझने के लिए उनके संबंधों के आधार पे जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, Classification is the grouping of organisms, into categories. Classification is the grouping of organisms into categories according to a systematic plan or order.
according to a systematic plan and order. Systematic plan or order. Full stop. क्लासिफिकेशन क्या है? श्रेणीबद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू अ सिस्टमेटिक प्लान और ऑर्डर. सिस्टमेटिक की स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिखनी है सिस्टमेटिक, राइट. उसके बाद बच्चों क्या करना है? देखिए टैक्सॉन की अवधारणा क्या है? टैक्सॉन किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग जो है वो वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है. यानी कि जो भी घास, जितनी भी प्रकार की घास पाई जा रही है उसे कौन सी फैमिली में रखा गया है? उसे फैमिली पोएसी में रखा गया है. जितनी भी तरीके की घास पाई जा रही है, सभी प्रकार की घासों को, सभी प्रकार की घासों को किस में रखा गया है? फैमिली पोएसी. किस में रखा गया है? फैमिली पोएसी. इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे क्या है? फैमिली पोएसी. और इसे टैक्सॉन पोएसी भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? टैक्सॉन पोएसी भी कहते हैं, है ना. तो ये क्या है? सभी प्रकार की, जितनी भी प्रकार की घास पाई जा रही है, अलग अलग बहुत प्रकार की घास पाई जा रही है, लेकिन सारी घासों को इस फैमिली पोएसी में रखा गया है. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं उनमें क्या होता है? स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, रैंक होते हैं और वो कैटेगरी को डिनोट करते रहते हैं. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिन्हें कहा जाता है, तो सभी कैटेगरीज मिल करके क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं. सभी कैटेगरीज मिलके क्या बनाती हैं बच्चों? सभी कैटेगरीज मिलके क्या बनाती हैं? सभी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं, और इन वर्ड्स का जब आप फ्यूचर में बायोलॉजी का स्टडी करेंगे तो ये वर्ड्स बार बार आएंगे, पर इसका बड़ी क्लासेस में आपको मीनिंग नहीं बताया जाएगा. और ये मान के चलेंगे हम कि आपको इन वर्डिंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है. सभी कैटेगरीज का क्या होता है बच्चों? जो स्टेप्स होता है, सभी कैटेगरीज का जो स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं? सभी कैटेगरीज जो स्टेप वाइज डिवाइड होती हैं उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. क्या कहते हैं? सभी स्टेप्स मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? टैक्सोनॉमिक हायरार्की. क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, या इसे हम टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम भी कह सकते हैं. क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, जिसे हम टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम भी कह सकते हैं. इसमें हर स्टेप क्या होता है? वो जो क्लासिफिकेशन की बेस यूनिट कहा जाता है और एक टैक्सॉन को वो डिनोट करता है. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है? आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगे. ठीक है. तो ये वाला वर्ड आपको लर्न करना है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, यानी कि हिस्ट्री, एक टाइप से उसका डोमेन, किंगडम, फिर जीनस, स्पीसीज, फाइलम, क्लास, सब कुछ जब उसको स्टेप वाइज हम लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे. उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आता है. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज आता है. इसमें क्या है? वर्गीकरण की जो मूल इकाई है बच्चों,
यानी क्लासिफिकेशन का जो बेस स्टेप है वो है स्पीसीज। क्लासिफिकेशन का बेस स्टेप जो है वो है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज क्या है? कह सकते हैं कि जाति एक ऐसे जीवों का समूह है जो एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं? जैसे स्पीसीज, हम मनुष्य हैं तो हम एक दूसरे के समान हैं, तो हम लोगों की स्पीसीज सेम ही है। ठीक है, हम लोग होमोसेपियंस हैं तो सारे मनुष्य होमोसेपियंस ही कहे जाते हैं। तो यानी जाति ऐसे जीवों का समूह है जो एक दूसरे के समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के समान। स्पीसीज किसे कहेंगे? एक दूसरे के समान जो होते हैं उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। और क्या करते हैं? ये मुक्त रूप से प्रकृति में इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? मुक्त रूप से प्रकृति में इंटरब्रीड करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इंटरब्रीड करते हैं। क्या करते हैं? ये इंटरब्रीड करते हैं। तो जाति का सही अर्थ क्या है? जाति का सही अर्थ ये है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सके तो हम ये कह पाते हैं कि ये एक ही जाति के हैं। ठीक है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकता है तब हम ये मानते हैं कि ये एक ही जाति के हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एक मेल है, उसका स्पर्म फीमेल की ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो हम ये मानते हैं कि ये अलग अलग जाति के हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, अगर मेल मनुष्य का जो स्पर्म होता है वो केवल फीमेल ह्यूमन बीइंग की ही लेजी को उनके ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, इसी तरह से कुत्ता कुत्ते के साथ करेगा और बिल्ली बिल्ली के साथ, और भेड़ जो है वो मतलब अगर एक इंसान है तो वो डॉग के साथ या कैट के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो अगर इंसान इंसान के साथ कर रहे हैं, बिल्ली बिल्ली के साथ, तो इसका मतलब वो एक ही जाति के हैं। तो यानी कि सारे मनुष्य एक जाति की कैटेगरी में आ गए। मनुष्य एक अलग जाति हो गई बच्चों। ये संपूर्ण जाति, सभी प्रकार के मनुष्य इसमें आ गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया के हैं या विदेश के। उसके बाद बिल्ली की एक अपनी अलग जाति हो गई, संपूर्ण जाति। बिल्ली की अलग संपूर्ण जाति हो गई। ठीक, कुत्ते का बच्चा वो कुत्ते के जैसा ही पप दिखाई देता है और मनुष्य का बच्चा जो है वो मनुष्य के जैसा ही दिखाई देता है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो क्या है? एक प्रक्रम नहीं है बल्कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है बच्चों? ये हायरार्की ऑफ स्टेप्स होता है। और इसमें क्या होता है? रैंक और कैटेगरीज होते हैं। ये क्या होता है? हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इसमें क्या होगा कि ये रैंक या कैटेगरीज को डिनोट करेगा। रैंक या कैटेगरीज को डिनोट करेगा। रैंक और कैटेगरी, रैंक या कैटेगरी को डिनोट करेगा। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं के समूहों को एक दूसरे पर परखा जाता है। तो जाति यानी कि स्पीशीज, जीनस यानी कि वंश, कुल यानी कि फैमिली, गण यानी कि ऑर्डर, वर्ग यानी कि क्लास, फाइलम और किंगडम। ये इस तरह से आपको करना है। देखिए हायरार्की किस तरह से बनती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऐसे बनती है, पहले होगा लाइफ यानी कि जीवन, उसके बाद क्या होगा बच्चों? डोमेन। ठीक, डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले लाइफ है कि नहीं है, सजीव है या निर्जीव है, इसमें क्लासिफाई कर लेंगे। उसके बाद उसका डोमेन देखेंगे कौन सा है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे बच्चों? किंगडम।
किंगडम। उसके बाद क्या देखेंगे? फाइलम। उसके बाद क्या देखेंगे? क्लास। उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो आपको केवल जीनस और स्पीशीज ही लर्न हो पाती है ज्यादातर, इतना लंबा लर्न होने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको क्या कहते हैं हम? लाइफ यानी कि जीवन, जीव है या निर्जीव है इसे डिनोट करेंगे। उसके बाद डोमेन देखेंगे, फिर किंगडम देखेंगे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो मतलब कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक किस तरह से वो अपने पदानुक्रम में दिखाई दे रहा है, उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि वर्ग जितना ही ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए जीवों में समान गुण उतने ही कम होंगे, यानी कि उसमें उनके जीवों में विभिन्नता पाई जाएगी। अगर क्लास उसका बहुत हाई क्लास है तो उसमें एक दूसरे जीवों में समानता बहुत कम होगी, यानी कि विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, उसमें और जितने ज्यादा उसमें वर्ग जितना डाउन होगा उतने ही उनके गुणों में समानता पाई जाएगी, यानी कि वो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो वाले कहलाएंगे। कुछ जंतुओं और पौधों के पदानुक्रम हैं, मैं आपको मैंगो का बताती हूँ, नोट करेंगे हम। क्या है पहले लिखेंगे हम सामान्य नाम क्या है, उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, कॉमन नेम, सामान्य नाम। उसके बाद क्या कहेंगे? साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम। एक सामान्य नाम है, उसके बाद क्या आता है? वैज्ञानिक नाम आता है, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों? जीनस आता है, जीनस। उसके बाद क्या आता है? फैमिली। उसके बाद क्या आएगा? ऑर्डर। उसके बाद क्या आएगा? क्लास, यानी कि वर्ग, यानी कि क्लास। और उसके बाद क्या आएगा? फाइलम, यानी कि डिवीजन। तो हम पहले किसका जानना चाहेंगे? आप जान लेते हैं हम आम का। आम को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? आम, या इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मैंगो। सामान्य भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? मैंगो। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। अब इसका जीनस क्या है? इसका जीनस है मैंजीफेरा, इसका जीनस है मैंजीफेरा। इसको आपको खुद से क्लासिफाई करना आना चाहिए, आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। इसकी फैमिली का क्या नाम है? एनाकार्डिएसी। इसकी फैमिली का नाम क्या है? कार्डिएसी। कार्डिएसी लिखना तो केवल सी है, लेकिन उसकी स्पेलिंग CEAE होती है, एनाकार्डिएसी। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश नहीं होती बच्चों, कहीं कहीं लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो इसलिए ये स्पेलिंग्स बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। इनका ऑर्डर क्या है? सेपेंडेल्स।
ऑर्डर क्या है इसका? सेपेंडेल्स। उसके बाद इसका वर्ग। वर्ग क्या है बच्चों? मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दो कैटेगरीज होती हैं, तो इसका वर्ग यानी कि क्लास क्या है? डाइकोटिलिडन है। इसका क्लास क्या है? ये डाइकोटिलिडनी। और ये क्या है? क्योंकि ये पुष्पीय पौधे हैं, इस जो आम है उसमें पुष्प निकलता है और उससे फल बनता है, इसलिए ये कैसा है? एंजियोस्पर्मी है। ये कैसा है? एंजियोस्पर्मी है। अब इसमें आप मैंजीफेरा इंडिका को यू कैन ऑल्सो राइट इन हिंदी। मैंजीफेरा इंडिका सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, इसकी कोई दूसरी तरह से हिंदी आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर लिखना है तो आप इस तरह से ही लिख सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। इसको आप हिंदी में इसी तरह से मैंजीफेरा लिख लेंगे। अगर आपको हिंदी ही लिखनी है तो यहाँ पे आप ऐसे एनाकार्डियेसी लिख सकते हैं, एनाकार्डियेसी। इसके बाद इसको आप सेपेंडेल्स लिखेंगे। इसके बाद आपको इसको डाइकोटिलिडनी लिखना है। और उसके बाद इसका फाइलम या डिवीजन आता है एंजियोस्पर्मी, यानी कि पुष्पीय पौधे। जितने भी पुष्पीय पौधे हैं वो एंजियोस्पर्मी में आते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज मैंने आपको आम का बताया है, कल मैं आपको वीट का यानी कि गेहूं का, मनुष्य का और हाउस फ्लाई का और नोट करवा दूंगी। उसके बाद और कुछ का आप खुद फाइंड आउट करें और उसके बाद देखें कि ये क्लासिफिकेशन के जो चैनल हैं वो किस तरह से टैक्सोनॉमिक हायरार्की चलती है। क्लास 11th के बच्चों, हम लोग आज टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में जान रहे थे क्लास में। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब कि आपका कौन सा जीनस है, कौन सा स्पीशीज है, कौन सा ऑर्डर है और कौन से क्रम में उन्हें सेट करना है। तो जो पदानुक्रम है उसी को हम हायरार्की कहते हैं। तो जब हम वर्गीकरण के पदानुक्रम में उसको सेट करते हैं तो उस को हम साइंटिफिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। अगली कुछ कक्षाओं में हम और कुछ और जीवों के और पौधों के बारे में, उनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।